आज हम लोग यहीं से देख लेते हैं, कल मैं पोर्टल पे दिखा दूंगा। आज यहाँ से समझ लेते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में, ठीक है, फिर कल पोर्टल पे दिखाऊंगा आपको। क्या सीखने जा रहे हैं हम लोग? चैप्टर 64, ऑल अबाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो पूरी प्रक्रिया सीखेंगे। हालांकि एक बार प्रैक्टिकली मैं अपने क्लाइंट का करके इन लोग को दिखाया था, जो उस दिन आए थे। कौन कौन आया था उस दिन? आप आए थे, आप भी थे? उस दिन ऐसा क्या था, बहुत कम लोग आए थे? दिवाली के जस्ट बाद वाला सीन था क्या? हाँ, दिवाली के जस्ट बाद। क्या सीखेंगे सर? व्हाट इज द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पहले ये सीखेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता क्या है। दूसरा, हु शुड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सर, हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी, किसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किसको लेना है, मतलब कौन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा, ठीक है। थर्ड वन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। एंड फोर्थ वन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता। क्लियर है? ये चार बातों को डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है? इन द जीएसटी रेजिम, businesses whose turnover exceeds rupees 40 lakhs and 20 lakhs for the any and हिल स्टेट। एनी मतलब नॉर्थ स्टेट, मतलब नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है, आसाम हो गया, है ना, अंडमान निकोबार, ये सब सर जो हिल स्टेट है, उत्तरांचल, उत्तराखंड, सर ये सब क्या है, वहां पे ना मतलब टर्नओवर 20 लाख रुपए से भी ज्यादा कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा पिछड़ा हुआ स्टेट है। तो हाँ, ये मानेंगे कि अगर 20 लाख का भी आप ज्यादा टर्नओवर कर रहे हो तो आप बड़े बिजनेसमैन हो। इसके अलावा अदर स्टेट में सर कितना होना चाहिए, 40 लाख से ज्यादा कर रहे हो तब आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एज ए नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन। क्या बोल रहा है सर, कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा होता है और एनी के केस में नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट के वाले स्टेट में 20 लाख से ज्यादा अगर है, तो आपको अपने आप को एज अ नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के रूप में रजिस्टर करना पड़े। दिस प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इज कॉल्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन। राइट, समझ गए आपको? तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना है, जब 40 लाख से ज्यादा। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जहां पे 40 लाख से मतलब टर्नओवर से मतलब ही नहीं है, उस केसेस में गवर्नमेंट ने बोला है कि मैंडेटरी है, कंपलसरी, आप 1 रुपए का भी टर्नओवर करो चाहे ना करो, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। कुछ ऐसे केसेस है, उसके बारे में सीखते हैं। लिखा है यहाँ, फॉर सर्टेन बिजनेसेस, फॉर सर्टेन बिजनेसेस रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज मैंडेटरी। अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इफ द ऑर्गेनाइजेशन कैरीज ऑन businesses without registration under GST, it will be an offense under GST and heavy penalties will आपके ऊपर जीएसटी अगर अप्लीकेबल है और आप विदाउट जीएसटी का बिजनेस कर रहे हैं तो ये एक तरीके का अपराध माना जाएगा और आपके ऊपर हैवी पेनाल्टी। ठीक है, कौन कौन सा ऐसे बिजनेस है अभी हम लोग चर्चा करेंगे जिसमें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, चाहे टर्नओवर आपका कुछ भी हो, डजंट मैटर। ठीक है, दूसरा, हु शुड रजिस्टर फॉर जीएसटी। देखिए, किसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है, तो पहला, इंडिविजुअल रजिस्टर्ड अंडर द प्री जीएसटी लॉ। जब जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को, उसके पहले जितने लोगों ने अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा रखा था, किसमें, एक्साइज में, वैट में, सर्विस टैक्स एक्सेट्रा, उन लोगों को क्या करना था, वो ऑटो स्विच हो गए थे सर। जीएसटी आने से वो रजिस्ट्रेशन किसमें हो गया था, उनका ऑटो स्विच हो गया था, मतलब उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में वो मूव हो जाएंगे सर। ठीक है, लेकिन आज की डेट में इसका कोई रेलिवेंट नहीं है। ये जब कन्वर्ट जिस ईयर में हुए थे लोग, मतलब जिस ईयर में जीएसटी आया था, उस समय ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि जिसने पहले से ये रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसको ऑटोमेट, मतलब क्या करना है, उसको स्विच हो जाना है किधर, जीएसटी पे।
फिर दूसरा किसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है सर? तो जिनका टर्नओवर अबव है थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है सर? 40 लाख एंड 20 लाख, जैसा हमने ऊपर चर्चा किया, राइट। अब जब हम आगे की बात कर रहे हैं, ये क्या है, यहां से लेके यहां तक, हो सकता है नीचे भी हो, इन सब केसेस में टर्नओवर से मतलब नहीं है, इन लोगों को कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन कराना। सर कौन कौन से लोग? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल। पहले नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन में आ जाते हैं सर। नॉन रेजिडेंट मतलब आप लोग क्या समझते हो नॉन रेजिडेंट मतलब? Originally, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नॉन सिटीजनशिप एंड एनआरआई? हालांकि आम भाषा में कोई भी आ जाता है विदेश से, देखो एनआरआई आ गया, हमारी भाषा में नॉन रेजिडेंट बोल देते हैं। citizenship. तो मेरा क्या डिफरेंस है कि सिटीजनशिप और नॉन सिटीजनशिप एंड एनआरआई दोनों एक ही है या अलग अलग है? जैसे मान लो वहां से मिस्टर जॉन आ गया, मान लो अमेरिका से एक बंदा, आप उसे एनआरआई कहोगे या नॉन सिटीजनशिप कहोगे, या दोनों एक ही चीज है? टाइम तक के वो डिपेंड करता हाँ, कहाँ पढ़े इसको? असल में टैक्स नहीं पढ़े हैं? कहाँ से पढ़े थे? है। ये मैं फ्री टाइम में ऐसे जनरल नॉलेज अच्छा सर, एनआरआई अलग है और फॉरेनर अलग होते हैं, राइट। समझना इसको, ये इनकम टैक्स एक्ट में इसका डेफिनेशन। हमने क्या बताया, एनआरआई अलग है। एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और नॉन सिटीजनशिप अलग है सर। अभी सहारा के प्रमुख जो थे सुब्रत राय, कुछ दिन पहले शायद 14 नवंबर को आए थे, में उनका निधन हो गया। पता है आपको? नहीं? अरे सोशल मीडिया में इतना ट्रोल हुए हैं, आपको पता ही नहीं? सुब्रत राय का नाम सुना है कि नहीं सुना? सुना है? सर एक समय ऐसा था कि सबसे अधिक एम्प्लॉय जनरेट करने वाली कंपनी थी, जस्ट आफ्टर द रेलवे, आईआरसीटीसी, मतलब रेलवे में सबसे अधिक एम्प्लॉय थे, उसके बाद सेकंड नंबर कौन था सर? सुब्रत राय। बहुत फेमस थे सर। सहारा इंडिया, आप क्रिकेटर के पे टी शर्ट पे देखो, सहारा इंडिया, सहारा इंडिया, सहारा इंडिया, सहारा इंडिया, हर जगह क्या था सर? सहारा इंडिया। चिट फंड कंपनी उन्होंने, उन्होंने क्या किया पहले ना, वो नमकीन या कोई भी रिटेल का शॉप करते थे सर, मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया उसमें उन्होंने, और उसके बाद शायद यूपी के ही आई थिंक, और उन्होंने क्या किया, यूपी या बिहार के, यूपी के आए थे, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, नमकीन या बिस्किट समथिंग इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। तो वहाँ काम किया तो वहाँ छोटे मोटे लोगों से, बहुत लोगों से मिला उन्होंने। मिलने के बाद ये देखा कि यार छोटे लोगों का एक समस्या है कि वो उतना ही कमाते हैं और उतना ही, जितना कमाते हैं उतना खर्चा कर दे रहा है, सेव नहीं कर पा रहा है, जिससे वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप नहीं कर पा रहा है सर, ऊपर नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया, यहाँ से उनकी प्रॉब्लम समझा, और चिट फंड कंपनी, पहले आप लोग को याद हो सहारा इंडिया में लोग पैसा जमा करते थे, फिर एक दौर मंदी का आया, फिर सर उनके ऊपर स्कैम का लगा सर, बहुत बड़ी कंपनी हो गई थी सर ये, छोटे से बहुत बड़ी कंपनी हो गई। फिर उनके ऊपर जो है घोटाले का वो लगा, वो जेल में बंद हुए। जब जेल में बंद हुए तो उन्होंने अपने परिवार को सेव करने के लिए, कौन सी एक कंट्री है जहाँ पे सिटीजनशिप बड़े इजीली मिल जा रहा था, वहाँ पे क्या किया, धीरे धीरे अपने बच्चों को, दो बेटे हैं उनको, और अपनी वाइफ को कहाँ सिटीजनशिप दिला दिया, वहाँ का दिला दिया। लेकिन वहाँ पे कंट्री में रूल्स था कि आपको मिनिमम इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ की सिटीजनशिप मिलेगी। तो वहाँ पे उन्होंने जाके क्या किया, वहाँ की गवर्नमेंट से मिला, वहाँ पे पूरा प्रपोजल वगैरह एग्रीमेंट, हालांकि वहाँ पे भी लोग बोलते हैं धांधलीबाजी बहुत की है, वहाँ पे जाके उन्होंने सेटल कर दिया। लेकिन 14 मार्च जब उनका देहांत हुआ, अब रियलिटी क्या है आई डोंट नो, तो उनके बच्चे लोग 2 दिन बाद, तो 2 दिन तक बच्चे ही नहीं है उसमें, मतलब ऐसा ट्रोल चला था
सहारा के प्रमुख हुए बेसहारा। क्या ट्रोल चल रहा है सोशल मीडिया? आप लोग क्या देखते हो फिर? इंस्टाग्राम इतना चलाते हो, मैं जो देखता हूँ 2 मिनट जहां आप लोग को मौका मिलता है तो देखते क्या, मेरे को नहीं समझ में आता है जब यही सब नहीं देखते। केवल वही देखते हो क्या? बादल वर्षा बिजुरिया, सहारा के प्रमुख। हाँ सर, वो सब डांस रहता है तो रुक जाते हैं, बाकी देश दुनिया में क्या चल रहा है उससे अपने को मतलब नहीं। सहारा के प्रमुख सुब्रत राय हुए, और अमिताभ बच्चन पे बहुत बेसहारा। सहारा, ठीक है, हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है तो देख लेना। सर ऐसा ट्रोल चल रहा था सर, क्यों? क्योंकि 2 दिन तक डेड बॉडी पड़ी रही, उनके बच्चे लोग, मतलब अपने बच्चों के लिए उन्होंने इतना किया, इतनी संपत्ति किया, फ्रॉड में फंसे सर। किसके लिए बनाया सर? अपने परिवार के लिए किया, जो भी किया उन्होंने। लेकिन उनको 2 दिन तक कोई भी डेड बॉडी ऐसी थी, फिर सर उनके पोते होते ने जो है फिर आए वो लोग 2 दिन 3 दिन बाद, तो फिर डेड बॉडी को। और एक ट्रोल और हुआ अमिताभ बच्चन पे। अमिताभ बच्चन एक समय बहुत बड़े, जब फ्लॉप भी हो गए थे, बिजनेस भी स्टार्ट किया था, तो बहुत हैवी लॉस में चले गए थे, आप लोगों को शायद आइडिया हो कि ना हो। और डिप्रेशन में चले गए थे, मतलब एकदम स्थिति क्या हो गई थी उस समय। इनके इनका जो साथ दिया, 3 दोस्त थे सर। एक अमर अमर सिंह, सपा के बहुत बड़े लीडर थे, अमर सिंह। इनको मतलब अमिताभ बच्चन को वहां से उस बिजनेस के लॉस से निकाले। 3 दोस्त बड़े फेमस थे सर, अमर सिंह, अमिताभ बच्चन और सुब्रत राय। मतलब लोग ऐसे बोलते थे, ये क्या है, अकबर, क्या क्या नाम है, अकबर एंथोनी, क्या है तीन, नहीं नहीं, बाबर अकबर, अकबर, हाँ अकबर अमर एंथनी, ऐसे मतलब काफी दोस्त थे। तो ऐसा ट्रोल हुआ कि सुब्रत राय की जब डेथ हुआ तो उस टाइम अमिताभ बच्चन जो इतने गहरे दोस्त थे, मतलब सुब्रत राय जो अमिताभ बच्चन को काफी हेल्प, फिनेंशियली काफी हेल्प किए थे, सब कुछ था, वो यहाँ पे नहीं पहुंचे। लेकिन बाद में फिर खुलासा हुआ तो पता चला कि नहीं, अमिताभ बच्चन गए थे अपने बेटे और बेटी के साथ, यहाँ पे वो गए हुए थे। तो ऐसा सोशल मीडिया में ट्रोल हो रहा था, राइट। तो कहने का मतलब सर यहाँ पे, अच्छा सहारा ने मतलब सुब्रत राय ने ऐसा किया क्यों? नॉन सिटीजनशिप सर, अपने मतलब कि ये लोग भी, हमारे बच्चे लोग भी इस फ्रॉड में परिवार को भी ना लपेट ले लोग, तो ये इंडिया की सिटीजनशिप को क्या कर दिया इन्होंने? सरेंडर कर दिया, क्योंकि आप एक समय में एक से ज्यादा सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अब तो ले सकते, हाँ, अब तो ले सकते। क्यों नहीं? शाहरुख खान 2-3 कंट्री के इनके पास सिटीजनशिप है, दुबई की है और फ्रांस नहीं की नहीं, है। घर वगैरह ये सब लिए हुए हैं, सिटीजनशिप आई थिंक्स, मतलब मैं जो जानता हूँ, हो सकता है मैं ही रॉन्ग, तो मतलब आप एक समय में एक देश, एक कंट्री का वो ले सकते हैं सिटीजनशिप, जैसे जो। आप 10 साल रहेंगे उस कंट्री में, ऐसे नहीं, ले सकते। एनआरआई अलग होता है, एनआरआई पे भी आएंगे, एनआरआई हो सकते हैं, लेकिन सिटीजनशिप आप जो, ऐसा कानून है कि आप एक समय में एक देश का रह सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप इंडिया के भी सिटीजनशिप है, अमेरिका के भी सिटीजनशिप है, और चीन में भी सिटीजनशिप, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सिटीजनशिप का मतलब ये होता है कि जहां का आप सिटीजनशिप है, अगर आप कोई भी इलीगल में फंसते हैं तो उस देश की जिम्मेदारी है आपको। तो आप अगर इंडिया के भी हो, अलग अलग हो, तो कैसे हो पाएगा? तो ऐसे यहाँ पर फ्रॉड करके बाहर चल देते हैं, फिर हाँ, पाकिस्तान इसलिए में। इसलिए चले जाते हैं ना, इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वो इनके गिरफ्त से, जैसे नीरव मोदी हुए, है ना, जिन्होंने 14,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, वो बैंक के शिफ्टिंग वाले चक्कर में। फिर उसके बाद आपके किंगफिशर के जो, क्या नाम है उनका, विजय माल्या। हाँ, ये लोग क्या करते हैं, घोटाला किए, सिटीजनशिप सरेंडर करके दूसरी जगह सिटीजनशिप ले लिए, ले लिया। और मान लो यहाँ 12,000 करोड़ घोटाला किया, वहां की सरकार को 1,500 करोड़ दे देंगे। अब यहाँ की सरकार रिक्वेस्ट कर सकती है केवल कि भाई साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, एक बंदे ने करके गया है, आप प्लीज उनको, प्लीज वर्ड लगाएगी, ये नहीं करेगी कि उनके कंट्री में गएगा बंदूक लेके सुब्रत राय को या इनको पकड़ के ले आएंगे विजय माल्या। क्यों? क्योंकि अब वो
सिटीजनशिप कहाँ के लिए लिए, वहां के, तो अब वहां की सरकार उनको मैनेज करेगी, यहाँ की सरकार को अधिकार, इसलिए जब भी लोग फंसते हैं क्या करते हैं, सिटीजनशिप यहाँ का क्या करते हैं और वहां की सिटीजनशिप के लिए। अब वहां की सरकार को ये लोग क्या कर देते हैं सर, 14,000 करोड़ रुपए खाए, 100-500 करोड़ 1,000 करोड़ उधर दे दिए, तो वहां की सरकार उनको क्या करने लगती है, शरण दे देती है, सपोर्ट करने लगती है, पर यहाँ पे इनको वो नहीं करती, तो ऐसा केसेस हो जाता है सर। तो सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, और अलग अलग देश की अलग अलग नागरिकता है, ऑलमोस्ट सब देश की एक ही, मतलब ऑलमोस्ट कंट्री में नियम ये है कि आप जिस जगह पे जन्म लिए हैं, जैसे ऑटो, जैसे अगर आपने यहाँ इंडिया में बर्थ लिया, जन्म प्रमाण पत्र बना, मतलब ऑटोमेटिकली आपको नागरिकता कहाँ की मिल गई, इंडिया। इसलिए मेरा एक फ्रेंड अमेरिका में है, तो वो क्या किया, वो डिलीवरी अपने बच्चे की कहाँ करवाया, क्योंकि अमेरिका में नागरिकता मिलना इतना आसान नहीं है, वहां पे जॉब मतलब करते हैं, बहुत बड़ी कंपनी में है, तो वहां की नागरिकता अपने बच्चे को दिलाने के लिए डिलीवरी कहाँ कराया उसने अपने, उनको तो नागरिकता है वहां की मिल गई भाई, उन्होंने वहीं पे जॉब अप की है, डिलॉयट कंपनी में है वो, लेकिन बच्चे को नागरिकता मिल जाए तो डिलीवरी वहां पे करवाया, समझ रहे हो, तो वहां उस बच्चे को क्या मिला, ऑटोमेटिकली क्या मिल गया, वहां की नागरिकता मिल गई। बर्थ ले लिया मतलब अब कोई दिक्कत नहीं, बच्चा वहां जन्म लिया मतलब वहां की नागरिकता उसको। एनआरआई क्या होता है सर, एक मिस्टर जॉन, मान लो ये अमेरिकन है, क्या है ये, नाम से ही लग रहा है सब विदेश का है, और मिस्टर राम, ये कहाँ के हैं सर, अमेरिका का है ये, और ये सर जो है हमारे, ये भी एनआरआई हो सकते हैं, और ये आरआई हो सकता है, आरआई मतलब रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो सकते हैं। ये जो एनआरआई और आरआई का सिचुएशन है, ये एवरी ईयर चेंज होता रहता है, डिपेंड अपॉन कि आप कितने दिन उस देश में रहे। अगर मिस्टर जॉन जो है हमारे इंडिया में, हालांकि दो कंडीशन है, मैं एक ही कंडीशन बता रहा हूँ, 182 डेज से ज्यादा अगर रह लिए, तो 182 डेज क्यों बनाया गया नियम, मतलब पूरे साल का हाफ, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो उसका हाफ करोगे तो अप्रोक्स 182 डेज, 182 डेज 0.5 होगा, तो मान लेते हैं 182 डेज से ज्यादा अगर इंडिया में रह लिए, तो वो क्या कहलाएंगे, वो नॉन सिटीजन तो हैं, क्या है, क्योंकि नागरिकता कहाँ की है, अमेरिका की है, लेकिन वो इस साल के लिए, जिस साल वो इंडिया में रहे हैं, उस साल के लिए क्या कहलाएंगे, रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उसी तरीके से अगर मिस्टर राम जाके अमेरिका या लंदन कहीं पे भी 182 दिन से ज्यादा रह लिए, या इंडिया में दूसरे शब्दों में बोलो तो सर इंडिया में 182 दिन से कम रहे हैं, तो उस फिनेंशियल ईयर के लिए वो क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, एनआरआई। तो अगर कोई एनआरआई है, क्या है, कोई एनआरआई है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है, तो उसको रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, कंपलसरी है, चाहे वो 1 रुपए का भी टर्नओवर करे। तो क्यों नियम गवर्नमेंट ने बनाया, पता चला आप आए यहाँ बिजनेस किए, टैक्स मतलब प्रॉफिट कमाए और धीरे से निकल लिए, तो कौन खोजने जाएगा इनको, तो इनको बोल दिया गया कि आप तुरंत पहले क्या करिए, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराएंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। उसी तरीके से कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जिसका परमानेंट एड्रेस नहीं है सर, वो कहीं तो कुछ दिन के लिए यहाँ बिजनेस कर रहा है, कुछ दिन के लिए वहां बिजनेस कर रहा है, कुछ दिन के लिए वहां बिजनेस कर रहा है, तो उससे क्या लेना पड़ेगा सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे वो 1 रुपए का भी बिजनेस। दूसरा ये क्लियर हो गया, अब इस पे आते हैं, एजेंट्स ऑफ अ सप्लायर, एजेंट्स ऑफ अ सप्लायर एंड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर एजेंट ऑफ अ सप्लायर मतलब, सर अगर कोई सप्लायर है, जैसे मेरा एक क्लाइंट है मेड एंड बेकर्स, केक वाले को जानते हो आप, तो उसने फ्रेंचाइजी ले रखी है, किसके लिए रखी है, मेड एंड बेकर्स, जो रायपुर की है। तो अगर मेड एंड बेकर्स के ऊपर जीएसटी अप्लीकेबल है,
तो उसके एजेंट मतलब जिसने एजेंसी लिया है उसको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य। वो बोला नहीं सर हमारे यहाँ इतना टर्नओवर नहीं है, फिर हमारी कंपनी मतलब मेड एंड बेकर्स वाला क्यों बार बार हमको बोलते नहीं आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लीजिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन दीजिए, जीएसटी। तब मैंने उनको बताया भाई साहब आप क्या हैं, मेड एंड बेकर्स के एजेंट है, एजेंसी आपने फ्रेंचाइजी डाल रखी है, तो अगर उनके ऊपर अप्लीकेबल है जीएसटी तो आपके ऊपर भी जीएसटी क्या होगा, अप्लीकेबल होगा। चाहे आपके यहाँ केक 10 रुपए का बिके या 10,000 का बिके, डजंट मैटर, आपको जीएसटी लेना अनिवार्य। सारी बात समझ में। हम क्या सीख रहे हैं आपको पता है ना, हम सीख रहे हैं कि ये यहां से लेके यहां तक टर्नओवर से कोई मतलब, इनको मैंडेटरी है जीएसटी। और एक होता है सर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर ये क्या होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आइए समझते हैं। सर मान लो मेरी एक कंपनी है, हेड ऑफिस है सर, क्या है ये, एचओ। मान लो कंपनी का नाम है लोटस प्राइवेट लिमिटेड, मान लेते हैं सर। मान लो मेरे कई ब्रांचेज हैं, क्या है, कई ब्रांचेज हैं ऑल ओवर इंडिया। ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, ब्रांच डी, ब्रांच ई। हम किसी से सर्विस ले रहे हैं, किसी बंदे से, मान लो ये XYZ कंपनी है, इससे हमें सर्विस लेना। हमने इससे बोला भाई ये जो सर्विस तुम दे रहे हो ये सर्विस मुझे मिस्टर ये ब्रांच ए में दे दो, कहाँ दे दो, ब्रांच ए में दे दो। कुछ सर्विसेज हमने कहाँ दिलवा दी उसकी, बी में, कुछ सर्विसेज या अलग अलग डीलर से अलग अलग जगह पे दिलवा दी। लेकिन ये लोग सर्विस तो यहाँ देते हैं लेकिन बिल कहाँ देते हैं सर, समझ पा रहे हो, बिल कहाँ दे रहे हैं, हेड ऑफिस में दे रहे हैं। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हेड ऑफिस कोई टर्नओवर या कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा, ट्रांजेक्शन कहाँ चल रहा है सर, ये लोग सर्विस ले रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, लेकिन बिलिंग किसको हो रही है सर। तो एचओ को क्या करना है, ये सर्विस टैक्स में नियम था, एचओ को क्या करना है, जिस रेशियो में सर्विस ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उसी रेशियो में जितना भी सर्विस टैक्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट था उसी रेशियो में क्या करना होता था, इनको बांटना होता था सर। समझ पा रहे हो, मान लो इन्होंने 1 करोड़ की सर्विस लिया, 20 लाख यहाँ, 30 लाख यहाँ, 30 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, 10 लाख यहाँ, तो उनको इसी रेशियो में, मान लो हमारे पास इनपुट टैक्स कितना आ गया, 10 लाख रुपए, तो इस 10 लाख को किस रेशियो में बांटना होता था सर, 2:3:3:1:1। टैक्स को भी इनको आईटीसी को भी इसी रेशियो में बांटना होता था। तो इनको हम लोग को क्या बोलना, तो ये क्या नाम से जाने जाएंगे, एचओ, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये क्या नाम से जाने जाएंगे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब ये इनपुट जो भी इनके पास परचेज कर रहे हैं वो इन लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और उसी रेशियो में टैक्स को भी क्या करेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई है तो उसको भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य। फिर दोज पेइंग टैक्स अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं आरसीएम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सुनने को मिलेगा, क्या बोलते हैं, आरसीएम। क्या होता है सर आरसीएम, क्या हम लोग सीख रहे हैं सर, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्या होता है आरसीएम, नहीं, नाम देखो क्या लिखा है, लिखा है रिवर्स मतलब उल्टा, चार्ज मैकेनिज्म मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें सीधे तरीके से नहीं उल्टे तरीके से चार्ज किया जा रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले हम लोग आरसीएम समझने, पहले उल्टा समझने से पहले क्या सीख लेते हैं, सीधा वाला समझ लेते हैं।
ठीक है, जिसको फॉरवर्ड चार्जिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड चार्जिंग मैकेनिज्म। सर इसमें क्या होता है? इसमें एक बंदा होता है सेलर। क्या होता है? सेलर। वो गुड्स बेचता है किसको? बायर। गुड्स भी बेचता है और उससे टैक्स भी कलेक्ट करके इस टैक्स के पैसे को अपना इनपुट सेट ऑफ करने के बाद बैलेंस किसको पे कर देता है? गवर्नमेंट को। आज बात समझ में? सेलर क्या करता है? बिलिंग करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, उस टैक्स को अपना इनपुट लेने के बाद जो बैलेंस बचता है किसको दे देता है? गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। नॉर्मल वाला सिस्टम। नॉर्मल ये होता है ना, आपको जीएसटी कौन आपसे लेता है? तो सेलर तो लेता है। सेलर क्या करता है? जीएसटी के पैसे में से अगर उसके पास कोई इनपुट है उसको सेट ऑफ करता है, बैलेंस पैसा गवर्नमेंट को। लेकिन आरसीएम में क्या होता है? गवर्नमेंट ने बोला कि कुछ केसेस में आरसीएम अप्लीकेबल कर दिया। सर आरसीएम क्या होता है? आरसीएम के केसेस में सेलर बायर से नहीं लेगा, बल्कि बायर खुद। बायर सेलर को टैक्स नहीं पे करेगा, बल्कि बायर खुद किसको पे कर देगा? गवर्नमेंट को पे करेगा। कुछ केसेस में। सर क्यों ऐसा नियम बना? क्योंकि गवर्नमेंट को लगा ना कि भैया, कुछ केसेस में गवर्नमेंट को लगा कि इससे टैक्स लेना थोड़ा सा टफ होगा। क्या होगा? टफ होगा। लेकिन इससे टैक्स लेना थोड़ा सा इजी होगा। सर जैसे एग्जांपल, जैसे एलआईसी कंपनी, नाम सुना है? हाँ, एलआईसी नाम सुना है ना? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एलआईसी कंपनी और एजेंट, उसके एजेंट, इन दोनों का रिश्ता क्या है? कौन सेलर है, कौन बायर है? हमको पहले ये बताओ। एलआईसी क्या, एजेंट क्या करते हैं? इसके सर्विसेज को, इसके पॉलिसी को बेचते हैं। तो इस केस में बताओ, एजेंट इसको सर्विस दे रहा है या एलआईसी इसको सर्विस दे रहा है? सर एजेंट काम कर रहा है, सर्विस दे रहा है कि भाई एलआईसी, मैं तुम्हारे पॉलिसी को बेचूंगा। और एजेंट क्या करता है? कमीशन लेता है इससे। क्या लेता है? कमीशन। तो इस केसेस में ये क्या है? सर्विस प्रोवाइडर है या सेलर कह सकते हो? क्या कर सकते हो? सेलर। ये ये सर्विस दे रहा है। ये सर्विस क्या कर रहा है? दे रहा है। हाँ, लिख लो। हाँ, अच्छा, अच्छा, चलिए मैं मैनेज करता हूँ। उनको भेज दीजिए, लड़के लोग को, मैं मैनेज करता हूँ। और आपको इससे बताओ कौन किसको सर्विस दे रहा है? एलआईसी सर्विस दे रहा है एजेंट को, या एजेंट सर्विस दे रहा है एलआईसी को? सर एजेंट सर्विस दे रहा है इसको कि भाई मैं तेरा पॉलिसी बेचूंगा, आप मुझे कमीशन दो। लेकिन हम अगर गवर्नमेंट है सर, हम क्या है सर? गवर्नमेंट।
सर LIC कंपनी एक है, लेकिन एजेंट कितने हैं सर? लाखों हैं सर, लैक्स में है। अब एजेंट क्या करेगा? LIC को क्या देगा? बोलेगा भैया मेरा ये कमीशन हुआ, ये GST हुआ, और टोटल पैसा हमें GST जोड़ के कमीशन दे दो। एजेंट बोलेगा, राइट? तो अब ये गवर्नमेंट है, मान लो आप हो ये गवर्नमेंट, आप बताओ ये 1 लाख लोगों से कमीशन GST पैसा लेना इजी है आपके लिए, या एक बंदे से GST लेना इजी है? एक बंदे से। तो इसमें इस सिस्टम में क्या लगा दिया इसने? रिवर्स चार्ज। क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज। LIC बायर है, ध्यान देना। गवर्नमेंट बोला भाई इस केसेस पे मैं क्या लगा दूंगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। मतलब उसने बोला कि भाई सेलर मैं तुमसे GST नहीं लूंगा, LIC से लूंगा, और LIC GST का पैसा इनको ना देके हमको देगी। समझ गए? तो इसको क्या बोलेंगे इस केस को? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जहां पे गवर्नमेंट सेलर से GST ना लेके किससे लेता है? बायर से लेता है। सारी बात समझ में? तो कुछ ऐसे सर्विसेज की लिस्ट है जहां पे गवर्नमेंट किससे लेता है सर? जैसे म्यूचुअल फंड का केसेस है, म्यूचुअल फंड कंपनी एंड एजेंट, तो वो किससे लेना पसंद करेगा? म्यूचुअल फंड कंपनी से लेना पसंद करेगा, क्योंकि उससे GST कलेक्ट करना ज्यादा इजी रहेगा। नेक्स्ट सर, पर्सन हु सप्लाइज वाया ई-कॉमर्स एग्रीगेटर। गवर्नमेंट क्या बोला कि ऐसे पर्सन जो ई-कॉमर्स एग्रीगेटर, एग्रीगेटर क्या होता है सर? जैसे जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है कह लो, मतलब ऐसे पर्सन जो अपने गुड्स बेचते हैं ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, फ्लिपकार्ट पे बेच रहे हैं, अमेजोन पे बेच रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लो कि जो भी लोग फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये लोग पे बेच रहे हैं, उन पर्सन को गवर्नमेंट ने क्या बोला? GST रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। सर क्यों बोला? क्योंकि गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया, बोला कि अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे गुड्स बेचते हैं तो आप छोटे बिजनेसमैन नहीं है। हो सकता है आपका टर्नओवर इस साल 5 लाख हो, 2 लाख हो, 1 लाख हो, लेकिन आपका व्यू, आपका ड्रीम क्या है सर? एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप बेच रहे हो, मतलब आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हो। तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे अगर आप गुड्स सेल कर रहे हैं या सर्विस सप्लाई कर रहे हैं तो आपको GST लेना कंपलसरी है, चाहे आप 1 रुपए का टर्नओवर करो। हमारी बात समझ में? बेस रूल, सब रूल्स क्या है? रूल क्या कह रहे हैं? रूल कहता है ये जो 40 लाख का टर्नओवर विद इन स्टेट का है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में 1 रुपए भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आपको GST लेना अनिवार्य है। अब जो बंदे यहां सेल कर रहे हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में, क्या वो ऑल ओवर इंडिया सेल कर रहे हैं या केवल एक स्टेट में सेल कर रहे हैं? ऑल ओवर इंडिया। इतनी बात समझ में आ रही है? तो उस केसेस में इनको GST का रजिस्ट्रेशन लेना क्या हो जाएगा? इसीलिए अगर आप लोग कभी भी अगर ई प्लेटफॉर्म पे कोई प्रोडक्ट सेल की होगी, जैसे मैं एक बार सोचा अपनी टैली की बुक को सेल करूं, तो जब मैं GST नहीं था उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा रहा था तो इजीली रजिस्ट्रेशन हो जाता था, लेकिन अभी जब तक आपके पास GST का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आप अपने आप को एज अ सप्लायर लिस्टिंग वहां अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में नहीं कर सकते। वहां GST का रजिस्ट्रेशन नंबर देना, तो जैसे अगर आप चाहते हो भाई मैं चूड़ी बहुत अच्छा बना लेती हूँ या ये चीज अच्छा बना लेती हूँ, कुछ भी फैंसी आइटम, और उसको आप सेल करना चाहते हो, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कर सकते हो? नहीं कर सकते हो सर? कर सकते हैं, बहुत ईजी है। तो करना क्या होगा? हमें उनके प्लेटफॉर्म में जाके लिस्टिंग करानी होती है। लेकिन जब आप लिस्टिंग का फॉर्म भरोगे तो उसमें GST का रजिस्ट्रेशन मांगेगा और वो कंपलसरी रहेगा, क्योंकि नियम कहता है क्या कि GST का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अब आपको कोई भी ऑनलाइन सेल करना है, उससे क्या कराना है? GST का रजिस्ट्रेशन। अब जैसे मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करता हूँ सर, GST का रजिस्ट्रेशन मेरे मुझे भी GST में रजिस्ट्रेशन करना है। बाई रूल देखा जाए तो हमारा अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन कराए मैं सेल नहीं। तो वो छोटे अभी ऊपरे महीने में जो भी GST का रजिस्ट्रेशन ले लेंगे तो जो कोर्स हम 15,000 रुपए में बेच रहे हैं उसमें 18% GST लगा के 12%।
होगा 12% और ऐड हो जाएगा, मतलब 3000 रुपये लगभग और लेकिन अगर मुझे ऑनलाइन बिजनेस करना है, मतलब ऑनलाइन जैसे हमारे प्रोडक्ट वहाँ पे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई गुड्स या सर्विस बेच या पूरे भी रोड से तो हमें जीएसटी का बिल देना बिना उसके हम नहीं कर सकते। इनिशियल स्टेज है ना, अगर ये थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का हो जाएगा ठीक है। तो सर ये जो है जो गुड्स सेल कर रहे हैं कहाँ, ई कॉमर्स एग्रीगेटर पे, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। और लास्ट वन, एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर, सो जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उबर और कौन सा है, उबर और ओया, ओयो, ओएलएक्स, क्या है मतलब वहाँ तो ई कॉमर्स एग्रीगेटर है वो। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ऐसे होता है। हाँ नहीं तो ठीक है, लेकिन ओएलएक्स जिसने बनाया, जिसका प्लेटफॉर्म है, हाँ वो क्या है, ई, उसको बोलेंगे ई कॉमर्स एग्रीगेटर, मतलब जो भी ऑनलाइन काम कर रहा है। जैसे ओयो, ओयो क्या कर रहा है, वो तो भी एक प्लेटफॉर्म दे रहा है ना वो, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म दे रहा है। और ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सब क्या है, ई कॉमर्स एग्रीगेटर है। इसमें तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर सर, वहां सप्लायर है, यहाँ कस्टमर आप खरीद रहे हो। ये बस एक क्या कर रहा है सर, प्लेटफॉर्म दे रहा है, दो कस्टमर और सेलर को मिला रहा है। ओयो भी तो वही काम कर रहा है, ठीक है। तो इन लोगों को जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना क्या है, अनिवार्य है। और कौन सा है सर, पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन, जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा है, डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन, बोला अगर कोई भी बंदा है जो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन या डेटाबेस एक्सेस और रिट्राइवल सर्विसेज फ्रॉम प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन, बोला इंडिया में किसी ऐसे पर्सन को कोई सर्विस, जैसे अगर हम मान लो अमेरिका से कोई इंफॉर्मेशन या कुछ भी सर्विसेज ले रहे हैं, रिट्राइव कर रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, और हमने, मैं क्या हूँ, अदर देन अ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन हूँ, तो जो बंदा सप्लाई कर रहा है इंफॉर्मेशन और डेटाबेस, वो हमारे इंडिया से पैसा कमा रहा है, तो उसे क्या करना होगा, मतलब इंडिया में बिजनेस कर रहा है, बैठा अमेरिका में है लेकिन बिजनेस कहाँ कर रहा है, वो इंडिया में कर रहा है, तो उसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य। चलिए एक पॉइंट ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद कर लीजिए मंडे से सीधे पोर्टल पे सीखेंगे सर। सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो पहला चीज क्या लगेगा सर, पैन नंबर, पैन समझते हो ना आप लोग, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये होता क्या है, क्या है ये पैन। सर जैसे बैंक में हम अकाउंट खाता खुलवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बैंक अकाउंट नंबर, हमारा एक क्या हो गया, लेजर खुल गया खाता को। उस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं, वो इनकम टैक्स अकाउंट नंबर है आपका, क्या है, इनकम टैक्स। मतलब ना इस, मैं ना बहुत डांट खाया था मैं जब पैन बनवाया था अपना, तो मैं बाहर रहता था, मैं देखा हॉस्टल में कई बच्चे पैन बनवा रहे हैं, और उस समय क्या होता है, जैसे हम लोग का एज जब 14 15 17 साल रहता है, तो क्या होता है, बैंक अकाउंट खुलवा लेंगे तो ऐसा लगेगा कितना बड़ा काम हुआ, मेरा भी अकाउंट नंबर है, मेरा एटीएम कार्ड, पैसा जीरो है लेकिन खुशी होती थी सर, इस देखो ये एटीएम कार्ड इस बैंक में, मेरा तो 4 बैंक में अकाउंट है। मेरे फादर तो आज भी बहुत चिल्लाते हैं, एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था घर के बिजनेस में, तो अब कुछ मांगे मेरे से, कुछ पर्ची वर्ची मांगे, और मैं पॉकेट में रखा था, और जब रखा तो दिख नहीं रहा था, तो मैं क्या किया, ऐसे पूरा इस तरीके से ऐसे कार्ड पूरा ऐसे खाली कर दिया, पर्स ऐसे ऐसे लगा देखने कहाँ पर्ची छुपी है,
पापा बोले बेटा इतना तो अंबानी के पास कार्ड नहीं होगा जितना तू रखा है, क्या है ये सब कार्ड वार्ड। बोले इतना कार्ड तो अंबानी के पास नहीं होगा, कितना कार्ड। पापा लोग क्या है, कार्ड वार्ड उतना यूज करते नहीं है, एक एक आध कार्ड एटीएम रखे है बस। तो हम लोग को खुशी होती थी सर। हाँ, नहीं लेकिन सब काम का है, ऐसा एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जो काम का नहीं है या ऐसे फालतू है। जैसे ये क्या है हमारा, मैं भी कभी कभी देखता हूँ, जैसे ये मेरे स्कूटी का आरसी है, और ये बाबा रामदेव के मैं प्रोडक्ट खरीदता। ये पीएन हमारे फर्म का एटीएम का कार्ड है। ये हम अपने बच्चे के लिए टाइम जोन लेके रखे हैं, मुंबई गए थे तो वहां पे उसका यहाँ पे भी ब्रांच है मैग्नेटो में, गेम खेलने के लिए। ये यूनियन बैंक का एटीएम है मिसेस का, एक्चुअली मैं मिसेस का भी सारा चीज मैं ही रखता हूँ, कब धोखा दे दे इसलिए मैं ही। ये हमारे फर्म का पैन कार्ड है। ये मैंने कंपनी एक खोला था, हालांकि अब ये कंपनी क्लोज कर दिया मैंने, अयूम एडुकाम प्राइवेट लिमिटेड, एक लोग के साथ मिलके, ये उसका पैन कार्ड अभी भी रखा हुआ है याद के लिए, यादगार के लिए। ये मेरा डीएल है। ये अपोलो में हम सामान खरीदते हैं उसका, आजकल तो हर जगह जहां भी खरीदोगे भाई, इस मेट्रो से हर जगह वहां पे। ये एक्सिस बैंक में मेरा एक अकाउंट है, उसका है। ये बैंक ऑफ बड़ौदा बगल में मेरा अकाउंट है। पीएनबी का अकाउंट है। ये मेरे कार का आरसी है। तो इसमें बताओ कि किस चीज को मैं फेंक दूं, लेकिन मेरे फादर देखे। और उस स्टेज में मैं था जिसमें मुझे फाइनेंशियल थोड़ी इशू थी, नया नया बिजनेस डाला था, ये वो सारी चीजें थी। तो बोले यार कार्ड तो इतना रखे वजह से क्या होता है, जब आप असफल रहते हैं ना, या पैसे की दिक्कत होती है, सब कुछ होता है, तो आप सही भी काम करोगे तो लोग टोंट मारता है, क्या मारता है, टोंट मारता है, इतना क्या चीजें हैं। तो पैन कार्ड क्या है आपका, अकाउंट नंबर है, क्या है आपका अकाउंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अकाउंट नंबर है। और क्या होना चाहिए सर, क्लाइंट का आधार कार्ड होना चाहिए, मतलब जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ बिजनेस होना चाहिए सर, ऑफ रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। सर इनकॉर्पोरेशन मतलब जैसे अगर कंपनी है, किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वहां से सीआईएन नंबर मिलता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नंबर, वो नंबर होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। पार्टनरशिप फर्म है, उसका एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए। या अगर आप क्या नाम है, प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं, तो प्रोप्राइटरशिप केस में या तो आपके पास गुमास्ता की कॉपी होनी चाहिए। गुमास्ता समझते हो आप लोग, नगर निगम से बनता है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत। अगर आप कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो आपके पास गुमास्ता, वो लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट का आपके नगर निगम जो है वहां से बनवाना पड़ता है। या तो फिर आपके पास एमएसएमई का कॉपी होना चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। एमएसएमई समझते हो, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम, है ना। इसके तहत गवर्नमेंट ने एक पोर्टल खोला है कि भाई एमएसएमई में आप छोटे मोटे बिजनेसमैन रजिस्टर करा ले, जिससे उनको इजीली लोन मिल जाता है, बहुत सी फैसिलिटीज मिलती है। तो एमएसएमई का आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अगर आप कोई क्लाइंट है आपका, वो रजिस्ट्रेशन जीएसटी करना चाहता है, लेकिन बोलता है हमारे पास तो कुछ प्रूफ ही नहीं है अपने बिजनेस का, तो उसका क्या ओपन कर दो, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर लो। 10 मिनट लगता है, कितना मिनट लगता है सर, 10 मिनट, उसका एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन कर दो। या तो उसको बोल दो भाई तू गुमास्ता बनवा ले, क्या बनवा लो, गुमास्ता, राइट। पार्टनरशिप फर्म है तो उसका एग्रीमेंट काम कर देगा। कंपनी है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसका काम दे देगा, प्रूफ ऑफ बिजनेस। फिर क्या लगेगा सर, आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर विद फोटोग्राफ। सर ये कौन दे देगा यहाँ पे काम, आधार कार्ड दे देगा। कौन सा दे देगा सर, आधार। एड्रेस के लिए, प्रूफ के लिए क्या है, आधार कार्ड है सर। एड्रेस प्रूफ ऑफ द बिजनेस, तो बिजनेस का एड्रेस प्रूफ क्या रहेगा आपका, आपको एड्रेस प्रूफ लगेगा, चाहे बिजली का बिल हो गया सीएसईबी या एमएससीबी। जैसे ये छत्तीसगढ़ का तो हम लोग क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, सीएसईबी। एमएससीबी मतलब महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जहां के आप हैं वहां का इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जहां पे एड्रेस प्रूफ हमें मिल सके। तो बिजली का बिल हो गया सर एड्रेस प्रूफ के लिए। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एंड कैंसल चेक, ये हट गया है सर, अभी पहले था अभी हट गया है सर। सर क्यों इसको हटा दिया गया, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोला कि भाई रजिस्ट्रेशन के लिए बैंक अकाउंट चाहिए। और जब आप बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हो तो बैंक वाला क्या बोलता है, हमें जीएसटी नंबर या कोई ऐसा प्रूफ दो। ना इधर ही हो पा रहा है, इसके पास जा रहा हो तो ये जीएसटी के पास भेज रहा है, जीएसटी के पास जा रहा हो तो क्या बोल रहा है, बैंक अकाउंट। तो जीएसटी वाले ने क्या बोला कि भैया ठीक है,
आप जाके बोले जीएसटी डिपार्टमेंट में, सर हम तो गए थे अकाउंट खुलवाने, लेकिन वो बोलते हैं कि अपने बिजनेस का कुछ प्रूफ दो, और बिजनेस के प्रूफ के लिए तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। बोला ठीक है, आप जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लो, उसके बाद अकाउंट खुलवा लेना। तो विद इन अ लिमिटेड, मतलब 15 या 30 दिन के अंदर आपको क्या करना होता है, बैंक अकाउंट सबमिट करना पड़ता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद, है ना। पहले रजिस्ट्रेशन करा लो, फिर अपने प्रोफाइल में जाके बैंक अकाउंट अपडेट करना पड़ता है। मतलब ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के टाइम जरूरत इसकी नहीं है। फिर डिजिटल सिग्नेचर, सर कंपनी के केस में, एलएलपी के केस में क्या जरूरत पड़ेगा, तो उस टाइम डायरेक्टर का डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू होता है। डीएससी समझते हो, पेन, बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह रहता है, छोटा सा डीसी, वो है कैसा, डिजिटली सिग्नेचर से, क्या है वो, डिजिटल सिग्नेचर है। जैसे हम लोग पेन से करते हैं, वहां वो कौन सा फॉर्मेट है, डिजिटल के फॉर्मेट में। लेटर ऑफ अथराइजेशन, बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर अथराइज सिग्नेचरी, ये किसके लिए जरूरत है सर, ये अंबानी फैमिली वालों के लिए जरूरत है, जो इस टाइप के लोग हैं, जो जिनके सैकड़ों बिजनेस है सर, हर जगह उन्होंने क्या अपॉइंट कर रखा है, अथराइज्ड सिग्नेचरी। तो उस केसेस में लेटर ऑफ अथराइजेशन या बोर्ड रिजोल्यूशन क्या चाहिए, वो हमको चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि भैया ये कंपनी का अथराइज्ड बंदा कौन है। ये अगर सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है तो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लगेगा, जैसे हम लोग उस दिन देखे थे करके, और आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। नॉर्मली लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना चार्ज करते हैं सर, 7 to 10,000 रुपीज। अच्छा, आप लोग को उस दिन जब रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था, तो उसके करने के बाद ना एक प्रोसेस और है, उसके बाद ना ईमेल में एक बार आधार वेरीफाइड करना पड़ता है। जैसे आप करोगे तो आपको ईमेल पे एक लिंक आएगा कि भैया इसको करके आप क्लिक करके आधार नंबर डालेंगे आप, तो उस आधार नंबर में मोबाइल नंबर जो एसोसिएटेड है, उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप फीड करेंगे तो आधार वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद एआरएन नंबर जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है, एआरएन नंबर, रेफरेंस नंबर है, जिस एआरएन नंबर का यूज करके आप टाइम टू टाइम पता कर सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया है कि नहीं हुआ, राइट। तो कल हम लोग साइट्स के मतलब यहाँ पे, हालांकि हमारे जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो सबका हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, एक एक स्टेप्स का, ठीक है। लेकिन कल हम लोग डायरेक्ट किस पे चलेंगे, पोर्टल पे चलेंगे, जीएसटी पोर्टल पे, कल मतलब मंडे को। और वहां पे हम लोग रजिस्ट्रेशन सीखेंगे, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता। नहीं नहीं नहीं, कंपलसरी नहीं।